Hello students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi। आज हम सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर में से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे एंड दैट इज कोगुलेशन और फ्लैक्यूलेशन। इसी से कंटिन्यू करेंगे हम हार्डी-शक्ल्स रूल। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स, राइट। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोएगुलेशन, और इसको क्या बोलते हैं, फ्लॉक्यूलेशन। ओके, आप सभी को पता है जितनी भी हमारे पास कोलाइडल सोल्स हैं दे आर चार्ज्ड। तो कोलाइडल सोल्स, these are colloidal soles, they may be positively charged or negatively charged, right? Negatively charged, for example, As2S3, it is negative sol, and FeOH thrice, it is positive sol, right? So ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज होता है। Every colloidal particle is having charge, similar charge, पर्टिकुलर कोलाइड के अंदर हर मॉलिक्यूल के ऊपर सेम चार्ज होगा। आपने पेप्टाइजेशन के प्रोसेस में इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। तो प्रेसिपिटेट, यहां हमारे पास प्रेसिपिटेट था, प्रेसिपिटेट से हमने कोलाइडल पार्टिकल्स बना दिए, है ना, ऐसे ही किया था ना। और अगर मैं इसकी बात करूं पॉजिटिव सोल की, तो इन पार्टिकल्स के ऊपर, कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर चार्जेस दे रिपेल ईच अदर। इसमें होगा तो दे विल बी हैविंग नेगेटिव चार्ज, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, एंड ये प्रेसिपिटेट कन्वर्ट हो जाता है कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर। इसको रिवर्स कर दीजिए, अगर ये चार्ज हट जाए, अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहा, ये जो प्रेसिपिटेट के मॉलिक्यूल्स चार्ज्ड थे, किसी तरीके से इनके ऊपर से चार्ज हट गया, व्हाट विल हैपन, दे विल मूव क्लोजर। नाउ दे आर नॉट रिपेलिंग ईच अदर, दे विल मूव क्लोजर एंड अल्टीमेटली दे विल सेटल एज प्रेसिपिटेट। चार्ज आया था तो पूरे के पूरे जो हमने डिस्पर्शन मीडियम लिया था ये उसके अंदर डिस्पर्स हो गए। लेकिन अगर इनका चार्ज हटा दिया जाता है, then what will happen, they will settle as precipitate। अनचार्ज हो गए ना तो रिपेल नहीं करेंगे। तो जितनी भी लायोफोबिक सोल्स हैं, लाइक सोल्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, मैक्सिमम मेटल की जो हमारे पास सोल्स रहती हैं, दे आर वेरी वेरी अनस्टेबल। आपको पता है लायोफोबिक के लिए हम स्टेबलाइजर डालते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे ना तो वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब अगर ये पॉजिटिव सोल है तो इसके अंदर मैंने डाला बेरियम क्लोराइड, ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड क्या बनाएगा, बेरियम 2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव। तो 2Cl नेगेटिव आयंस इसके साथ रिएक्ट करेंगे और इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देंगे। और सेम अगर मैं बेरियम क्लोराइड इसके अंदर ऐड कर रही हूं, इट विल फॉर्म बेरियम 2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव। अब क्योंकि ये नेगेटिव सोल है तो इसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा, बेरियम 2 पॉजिटिव। This is the meaning of coagulation, means कोलाइडल सॉल्यूशन को वापस प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना बाय द एडिशन ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट। और वो इलेक्ट्रोलाइट अब कम नहीं पड़ेगा। पेप्टाइजेशन में हम कैलकुलेटेड अमाउंट डालते थे ना, ज्यादा नहीं डालते थे, लेकिन इसके अंदर कोएगुलेशन के लिए वी हैव टू ऐड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सो दैट हर चार्ज्ड पार्टिकल जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। न्यूट्रल था प्रेसिपिटेट तो चार्ज बनाकर उसको डिस्पर्स कर दिया, स्टेबल सोल बन गई। अब अगर वो चार्ज हटा दिया जाता है, इट विल सेटल एज प्रेसिपिटेट, एग्जैक्टली। तो इसको मैं थोड़ा सा और आपको बताती हूं। तो अगर मुझे कोएगुलेशन को डेफिनेशन के तौर पे लिखना हो तो व्हाट आई विल राइट, इट इज द फिनोमिना ऑफ, it is the phenomena of precipitation। हम
कोलाइडल सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। प्रेसिपिटेशन ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय द एडिशन ऑफ excess of electrolyte, right? Every time we are adding an electrolyte, excess of electrolyte, so that positive or negatively charged जो सोल है it get precipitated, सोल के particles dispersed medium के अंदर आराम से settle हो जाएं, right? तो this is phenomena of precipitation of a colloidal solution by the addition of excess of electrolyte. Okay. अब अगर मेरे पास पॉजिटिव सोल है, राइट, मैंने पहले एग्जांपल लिया ना आपके पास, मेरे पास अगर पॉजिटिव सोल है और नेगेटिव सोल है तो किस तरीके से कोगुलेशन होगी, लेट्स फाइंड दैट। ये रही पॉजिटिव सोल, और पॉजिटिव सोल का बेस्ट एग्जांपल आई एम हैविंग फेरिक हाइड्रोक्साइड। आई एम हैविंग नेगेटिव सोल, नेगेटिव सोल लेट इट बी आर्सेनिक सल्फाइड, राइट। अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये सोल पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल बना रही हूं कि हर मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऐसे कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। जस्ट रिमेंबर और रीवॉच द वीडियो ऑफ पेप्टाइजेशन। इधर हमारे पास नेगेटिव सोल, ये सोल का पार्टिकल, और इसके बाहर देयर इज एड्सॉर्प्शन ऑफ सल्फाइड आयन, दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इसके बाहर लेयर है नेगेटिव की। ओके, अब मैं दोनों के लिए ना कॉमन यूज करने लगी हूं एक ही इलेक्ट्रोलाइट, लेट इट बी बेरियम क्लोराइड, मैंने यही एग्जांपल लिया पहले। तो बेरियम क्लोराइड टूटा बेरियम 2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव में। अब यहां पे हम पेप्टाइजेशन की तरह सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन नहीं करेंगे, इट इज सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयॉन्स, एक केटाइन और एक एनाइन, just consider it as cation and anion which come together and neutralize each other's charge. दोनों के ऊपर चार्ज है, दोनों मिलेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसके ऊपर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ कौन आएगा, क्वाइट ऑब्वियस, क्लोराइड, राइट। तो ये जो पॉजिटिव सोल है ये कंबाइन करेगी Cl नेगेटिव के साथ एंड विल गेट प्रेसिपिटेट। इधर है नेगेटिव चार्ज, इधर कौन जाएगा, एग्जैक्टली बेरियम 2 पॉजिटिव, और यहां पे हमारे पास आ गई नेगेटिव सोल प्लस बेरियम 2 पॉजिटिव। अब ये रहा एनाइन, ये रहा केटाइन, राइट। तो ये बन गया प्रेसिपिटेट। ये है पॉजिटिव सोल, ये नेगेटिव सोल, दिस इज एनाइन, दिस इज केटाइन, एंड दे गेट प्रेसिपिटेटेड। बेरियम क्लोराइड की जगह पे आप यूज कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड, KBr, सोडियम सल्फेट, आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यूज कीजिए, बस एक चीज का ध्यान रखना है दैट इलेक्ट्रोलाइट शुड बी स्ट्रॉन्ग। इट शुड बी स्ट्रॉन्ग मींस ये कंप्लीटली डिसोसिएट करना चाहिए, तभी कोगुलेशन जो है वो बेस्ट होगी, राइट। तो इस तरीके से पॉजिटिव सोल के लिए जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे उसका एनाइन चला जाता है, और नेगेटिव सोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसका केटाइन चला जाता है। तो ये क्या बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट। अब ये तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रोलाइट का केटाइन और एनाइन दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं कोगुलेशन के अंदर, मींस दीज बोथ आर एक्टिव आयंस, बोथ आर एक्टिव आयॉन्स। फर्क क्या है, नेगेटिव सोल के लिए केटाइन इज एक्टिव आयन एंड पॉजिटिव सोल के लिए एनाइन इज एक्टिव आयन, राइट। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अ पर्टिकुलर आयन विच कॉजेज द कोगुलेशन, विच कैन कॉज द कोगुलेशन ऑफ अ गिवन सोल इज कॉल्ड एक्टिव आयन। तो अगर पॉजिटिव सोल है तो उसके लिए कोई भी एनाइन हो, इट विल सॉल्व द पर्पस ऑफ कोगुलेशन, इट विल बी कॉल्ड एक्टिव आयन।
और नेगेटिव सोल के लिए एक्टिव आयन कौन होगा? हमेशा केटाइन। कौन सा आयन ज्यादा कोगुलेशन करवाएगा? लेट्स फाइंड दैट। अब मैं इसी एग्जांपल को एक्सटेंड करूंगी। मेरे पास नेगेटिव और पॉजिटिव सोल के 2 एग्जांपल्स लिखे हैं। ओके, चलिए, मैंने सबसे पहले इसके अंदर ऐड किया KCl, राइट? तो K पॉजिटिव जाएगा इधर, Cl नेगेटिव आएगा इधर, राइट? तो इधर गया K पॉजिटिव और इधर आया Cl नेगेटिव। मींस जब हम KCl यूज कर रहे हैं, एक Cl नेगेटिव कितने कोलाइडल पार्टिकल्स को यूज करेगा? 1। It will get attached to only one molecule. और ये भी केटाइन के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कितने मॉलिक्यूल्स को लेगा? 1 मॉलिक्यूल। तो रेशियो आई 1:1, इधर भी और उधर भी, एक के साथ एक। ओके, और देखते हैं। मैंने लिया बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम तो जाएगा इधर, बेरियम 2 पॉजिटिव, क्लोराइड आएगा इधर Cl नेगेटिव। अब मैं 2 नहीं लूंगी, मुझे सिर्फ एक्टिव आयन की बात करनी है। तो ये कितने केटाइन के मॉलिक्यूल्स को लेगा? 1। इट विल कंबाइन विद 1, लेकिन बेरियम क्लोराइड के ऊपर है 2 पॉजिटिव चार्ज, तो ये कितने मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करेगा? 1, 2, 1 और 2, लेकिन ये किसके साथ करेगा? सिर्फ 1 के साथ। तो आप मेरे को बताइए, अगर किसी सोल के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो बेरियम कितने लगेंगे? अगर टोटल 10 है ये, तो बेरियम लगेंगे 5, लेकिन अगर ये 10 है तो क्लोराइड कितने लगेंगे? 10। हम आयन की बात कर रहे हैं, हमेशा ये मत लेना कि बेरियम क्लोराइड ही यूज करेंगे, केटाइन और एनाइन की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट इट बी AlCl3। तो इधर कौन गया? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इधर अगेन Cl1 नेगेटिव, रेशो 1:1। तो क्लोराइड आयन की, Cl नेगेटिव आयन की जो कोगुलेटिंग पावर है वो है एक आयन के साथ कंबाइन करने की। तो कितने के साथ करेगा? 1 केटाइन। सोल कोई भी हो, 1 केटाइन। लेकिन बेरियम ने कितनों के साथ कंबाइन किया? 2 एनाइंस, वो 2 के साथ जुड़ा। अब एल्यूमिनियम कितनों के साथ कंबाइन कर सकता है? 3 पॉजिटिव चार्ज, 1, 2, 3। तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इट कैन कंबाइन विद 3 एनाइंस टू कॉज द कोagulation। तो आप अगर हम सिर्फ केटाइंस की बात करें, K पॉजिटिव, तो K पॉजिटिव कंबाइन करेगा 1 एनाइन के साथ। अभी हम सिर्फ केटाइन की बात करते हैं। K पॉजिटिव 1 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा, बेरियम पॉजिटिव 2 के साथ जुड़ेगा और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव कितने के साथ जुड़ेगा? 3 के साथ। तो सबसे जल्दी कोagulation कौन करेगा? लेट इट बी देयर आर 30 मॉलिक्यूल्स, टोटल 30। ये अकेला तो 30 मॉलिक्यूल लगेंगे, ये डबल है तो 15 लगेंगे, इसका 3 पॉजिटिव चार्ज है तो ओनली 10 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स जो एटम्स हैं दे कैन कॉज कोagulation। तो फास्ट कौन करेगा फिर? क्वाइट ऑब्वियस, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, राइट। ये तो होगी केटाइन की बात। ओके, अब जरा एनाइन का देखते हैं। चलिए, फर्स्ट केस में मैंने ले लिया KCl। अब मुझे सिर्फ इधर का देखना है, इधर की मैं बात नहीं करूंगी। तो इधर आया Cl नेगेटिव 1, फिर मैंने लिया सोडियम सल्फेट, इधर आया SO4 2 नेगेटिव। कितनों से कंबाइन करेगा? 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। सल्फेट है ना, 2 नेगेटिव चार्ज, तो इट विल कंबाइन विद 2 केटाइंस, राइट। नाउ लेट अस हैव K3PO4, दिस इज फॉस्फेट, राइट। तो इधर कौन आया? PO4 3 नेगेटिव। तो ये कितनों के साथ कंबाइन करेगा? 3 के साथ, राइट। मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है, लेट इट बी K4FeCN6, राइट। ये जब टूटेगा तो इधर कौन आएगा? FeCN6 नेट चार्ज 4 नेगेटिव, राइट।
इसके ऊपर -1 +2 +1 टोटल 4 2 नेट चार्ज -4। इसके ऊपर है 2 पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर -1। अब देखो यहां 4 नेगेटिव कितनों के साथ कंबाइन करेगा? 1 2 3 4। तो आप चाहे केटाइन को कंसीडर करें, आप चाहे एनाइन को कंसीडर करें। तो अब अगर मैं सिर्फ केटाइंस की बात कर रही हूं तो आई एम हैविंग क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट एंड फेरोसायनाइड। 4 नेगेटिव। ये कंबाइन करेगा 1 के साथ, ये कंबाइन करेगा 2 के साथ, ये कंबाइन करेगा 3 के साथ और ये कंबाइन करेगा 4 के साथ। तो अकेला आयन 4 कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ कंबाइन करेगा। तो एज कंपेयर टू 1 मॉलिक्यूल इट मींस सबसे जल्दी कोगुलेशन कौन करवाएगा? FeCN6। FeCN6 नेट चार्ज 4 नेगेटिव। तो यहां से हमारे पास आता है हार्डी-स्कल्स रूल। हार्डी-स्कल्स रूल क्या कहता है? यह कहता है कि किसी भी आयन की कोगुलेशन और फ्लक्चुएशन डिपेंड करती है ऑन चार्ज ऑफ एक्टिव आयन। कौन सा आयन कोगुलेशन करवाएगा? विच इज हैविंग ऑपोजिट चार्ज दैट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। अगर कोलाइडल सोल पॉजिटिव है तो हमें एनाइन चाहिए, अगर वो नेगेटिव है तो हमें उसके अंदर कौन वर्क, उसमें एक्टिव आयन कौन होगा? केटाइन। क्योंकि आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रोलाइट के सिर्फ केटाइन अंदर भेजें, दोनों ही जाएंगे, लेकिन जो उसमें कोगुलेशन करवाएगा दैट विल बिकम एक्टिव आयन, राइट? तो व्हाट हार्डी-स्कल्स रूल्स स्टेट्स, हार्डी-स्कल्स रूल, राइट? इसकी स्टेटमेंट है दैट द आयन्स कैरिंग द चार्ज the ions carrying charge opposite to colloidal सोल, जो कोलाइडल सोल के ऊपर चार्ज है उससे उल्टा कोलाइडल सोल, और मैं यहां लिखूं कोलाइडल पार्टिकल्स आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग कोएगुलेशन और फ्लक्चुएशन। तो इसका पहला पॉइंट है दैट द आयन्स कैरिंग चार्ज ऑपोजिट टू कोलाइडल पार्टिकल्स आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग कोएगुलेशन और फ्लक्चुएशन, राइट? सेकंड, द कोएगुलेशन पावर ऑफ, कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करेंगे, द कोएगुलेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करने वाले हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the valency of active ion। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो भी आयन्स होंगे उनमें से जो कोएगुलेशन करवाएगा दैट इज कॉल्ड एक्टिव आयन्स। ग्रेटर द चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा एक्टिव आयन के ऊपर, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ oppositely charged, greater the valency of oppositely charged ions of the electrolyte, more will be its
coagulating power. जितनी ज्यादा उसके ऊपर वैलेंसी होगी उतना ही ज्यादा, आप इसको नंबर 3 भी ले सकते हैं, आप इसमें भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा उसके ऊपर वैलेंसी होगी ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस की, इलेक्ट्रोलाइट में से जो आएंगे, ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड मोर विल बी इट्स कोagulating पावर। अब सिंपल सी बात है, फॉर एग्जाम्पल फॉर अ नेगेटिव सोल लाइक AS2S3, नेगेटिव सोल के लिए हमारे पास ये रहे आयंस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पावर क्या रहेगी? कोagulating पावर ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ग्रेटर देन कैल्शियम 2 पॉजिटिव। यहां आप कैल्शियम ले लो और बेरियम ले लो, जो भी, आपने सिर्फ चार्ज देखना है, ठीक है। चलो मैंने बेरियम का एग्जांपल लिया था, तो लेट मी हैव बेरियम 2 पॉजिटिव ग्रेटर देन Cl नेगेटिव। आपको सिर्फ K पॉजिटिव, आपको सिर्फ चार्ज देखना है, 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव। एंड फॉर सिमिलरली फॉर नेगेटिव सोल पॉजिटिव सोल लाइक FeOH थ्राइस, तो पॉजिटिव के लिए एक्टिव आयन कौन होगा? एनाइन। तो उसमें आ गया सबसे ज्यादा FeCN6 नेट चार्ज फॉर नेगेटिव। इट विल बी हैविंग ग्रेटर कोagulating पावर as compared to phosphate ion, as compared to let it be carbonate or sulfate ion, और उससे भी ज्यादा बाद में कौन आएगा? Cl नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा किसकी? ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, मोर विल बी इट्स कोagulating पावर। तो दिस इज हार्डी-शक्ल्स रूल। तो आप कोई भी दो इलेक्ट्रोलाइट्स की कोagulating पावर को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो ये लाभ को समझ में आ गया होगा कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कोagulation करवा सकता है जिसके अंदर एक्टिव आयन हो, दैट विल बी हैविंग ऑपोजिट चार्ज टू दैट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, राइट। आयंस कैरिंग चार्ज ऑपोजिट टू कोलाइडल पार्टिकल्स आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग कोagulation। अब जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी कोagulating पावर उतनी ही ज्यादा होगी। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करती हूं। पॉजिटिव और नेगेटिव सोल के लिए, ओके, फॉर पॉजिटिव सोल, और इधर ही मैं ले लूंगी फॉर नेगेटिव सोल। एक छोटा सा टेबल हम लोग यहां पे बना लेते हैं। मैंने लिया पॉजिटिव सोल का एग्जांपल FeOH थ्राइस, ओके। इलेक्ट्रोलाइट मैं यूज कर रही हूं KBr, देन KCl, KCl के बाद आई एम हैविंग KNO3, then K2SO4, and then I'm having sodium oxalate Na2C2O4, and then I'm having K3FeCN6, ओके। अब इसमें से ये तो रहा इलेक्ट्रोलाइट, ओके। अब एक्टिव आयन कौन है? एक्टिव आयन इसमें रहा Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, SO42 नेगेटिव, C2O42 negative oxalate ion, and FeCN6 net charge, it is having 3 negative, K3FeCN6, ठीक है। तो यहां पे 3 पॉजिटिव निकल गया, 3 लगे हैं ना, यहां आयरन के ऊपर दिया इसने 3 पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब देखो इनकी फ्लोक्यूलेशन वैल्यू और कोagulation वैल्यू। तो Br नेगेटिव की वैल्यू है मेरे पास, ये हम मिली मोल्स में लेते हैं, मिली मोल्स में, नॉट इन मिलीग्राम्स, इट इज टेकन इन मिली मोल्स। तो वैल्यूज आर 138, 103 मिलीमोल्स। नाइट्रेट के लिए है 131, सल्फेट के लिए है 0.210 एंड ऑक्सलेट के लिए है 0.238 एंड फेरिक साइनाइड के लिए है 0.096।
अब आप मेरे को बताइए इसमें से सबसे ज्यादा पावर किसकी है? फाइंड आउट। कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी है? कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? यस, आप चार्ज देखेंगे 3 नेगेटिव चार्ज और आपको वैल्यू भी बता रही है। सबसे स्मॉलेस्ट, दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट अमाउंट। सबसे कम अमाउंट कितने मिलीमोल्स लगे? 0.096। तो कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा। दिस इज फ्लक्चुएशन वैल्यू कि आप इतना सा यूज करेंगे तो 1 लीटर 1 मोल कोलाइडल सॉल्यूशन को आप प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। राइट आप इसको अब स्टैंडर्डाइज करने वाले हो। राइट तो अगर आप ये कहें व्हाट इज कोगुलेशन वैल्यू, तो आप लिखेंगे द मिनिमम कंसेंट्रेशन, the minimum concentration of an electrolyte in millimoles, right? millimoles के अंदर हमें मिनिमम कंसेंट्रेशन चाहिए in millimoles which is required टू कॉज, अब हमें कोगुलेशन करनी है, लेट इट बी स्टैंडर्डाइज, कॉज द कोगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ colloidal solution is called coagulation value or flocculation value, is called coagulation value और flocculation value। अब ये सारे का सारा हमने पॉजिटिव सोल कितनी ली? 1 लीटर। 1 लीटर के लिए KBr यूज हुआ 138 मिलीमोल्स और FeCN6 K3 FeCN6 यूज हुआ 0.096 और अगर यहां 4 नेगेटिव होता तो वैल्यू इससे भी कम आती। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जितना कम अमाउंट कोगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा, दैट इज coagulating power is inversely proportional to, अब ये दोनों चीजें एक दूसरे के इनवर्स में जा रही हैं। कोगुलेटिंग पावर किसके इनवर्स में जा रही है? कोगुलेटिंग वैल्यू। मतलब कोगुलेटिंग वैल्यू कम तो कोगुलेशन पावर ज्यादा, कोगुलेशन पावर और फ्लक्चुएशन पावर, तो जितनी कम क्वांटिटी उसकी कोगुलेशन पावर उतनी ही ज्यादा। ओके, अगर आप इसमें से कोई 2 आयन्स की वैल्यू को कंपेयर भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव सोल, लेट इट बी AS2S3, राइट। तो इधर भी हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइट, देन उसमें से आएगा एक्टिव आयन और फिर क्या आएगी उसकी फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू। अब नेगेटिव सोल के लिए जो हमने यहां पे एग्जांपल्स लेनी है, अगेन लेट इट बी NaCl, NaCl, देन KCl, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, we are having barium chloride, then zinc chloride and AlCl3। एक्टिव आयन NaCl में से, क्योंकि ये नेगेटिव सोल है तो यहां पे आया सोडियम, KCl में क्या आया? पोटेशियम, मैग्नीशियम में क्या आया? Mg2 पॉजिटिव, बेरियम से क्या आया? बेरियम 2 पॉजिटिव, जिंक से क्या आया? जिंक 2 पॉजिटिव, AlCl3 से क्या आया? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। और अगर आप इनकी वैल्यूज देखें दैट इज 51
50, then for magnesium it is 0.72, 0.69, for zinc it is 0.68, and for aluminium it is 0.093. अगेन आप देख लीजिए, इसका चार्ज था 3 नेगेटिव, सबसे कम वैल्यू. सिमिलरली नेगेटिव सोल के लिए भी जिसका चार्ज सबसे बड़ा होगा उसकी वैल्यू सबसे कम होगी, क्योंकि ये कम क्वांटिटी में लगेगा. जितनी कम क्वांटिटी कोगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा. तो आप इनमें से किन्हीं दो को कंपेयर कीजिए. लेट इट बी सोडियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड. ठीक है, मैं इन दोनों का एग्जांपल ले लेती हूं. तो हमारे पास क्या आएगा, इस डेफिनेशन को अब मैं हटा देती हूं, नॉट रिक्वायर्ड. तो हमारे पास आया कोगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl. अब मुझे NaCl और एल्यूमिनियम क्लोराइड को कंपेयर करना है. कोगुलेटिंग पावर ऑफ AlCl3 विथ कोगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl किसके बराबर होगी? कोगुलेशन वैल्यू ऑफ, ऊपर कौन आएगा? NaCl. क्यों? क्योंकि इनवर्स में है, तो ऊपर आया NaCl. नीचे रही हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी? कोगुलेशन वैल्यू ऑफ AlCl3, क्योंकि आप देखिए ये इनवर्स में है. वैल्यू जितनी कम कोगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा. तो हमारे पास है NaCl अपॉन AlCl3. वैल्यू देखो जरा, NaCl की कितनी है? 51 और AlCl3 की 0.093. हम इसको लिखेंगे 51 अपॉन 93 इंटू, ऊपर चली गई 1 2 3 10⁻³ और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं यू विल गेट 548. तो AlCl3 की कोगुलेटिंग पावर इज 548 टाइम्स मोर देन सोडियम क्लोराइड. राइट? तो कोगुलेटिंग पावर ऑफ AlCl3 is 548 times more than कोगुलेटिंग पावर ऑफ Na पॉजिटिव. अब देखो इन तीनों के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो वैल्यू में कोई ज्यादा फर्क नहीं है. इन दोनों के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, Na पॉजिटिव K पॉजिटिव, तो 51 एंड 50. तीनों के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, तो 0.68, 0.69, 0.72. तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये वैलेंसी के ऊपर, क्योंकि यहां पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा. वी हैव सिंपली ओनली वन वर्क टू डू, दैट टू डिमिनिश द चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स. पॉजिटिव है तो उसको न्यूट्रलाइज करना है, नेगेटिव है तो उसको न्यूट्रलाइज करना है. तो न्यूट्रलाइज करने के बाद आप देख सकते हैं अब हार्डी-शक्ल्स रूल ने आपके पास एक कंपैरेटिव वैल्यूज दे दी. आप इसी तरीके से KBr और सोडियम ऑक्सलेट को भी कर सकते हैं. ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन क्या रहेगा, क्योंकि जो लोग वीडियो देखेंगे वही मुझे इसका आंसर लिख के भेजेंगे. यू हैव टू कंपेयर कोगुलेटिंग वैल्यू या पावर, कोगुलेटिंग पावर ऑफ KBr and Na2C2O4 first combination, then K2SO4 and K3FeCN6. मुझे आपने इन दोनों की कोगुलेटिंग पावर का क्या आपस में रिलेशन है, ज्यादा आता है कम आता है, मुझे आपने नोट्स में लिख के भेजना है. राइट? तो ये था प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन. हमने ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस को यूज किया टू कोगुलेट वेरियस कोलाइडल सोल्स डिपेंडिंग अपॉन देयर चार्ज. पॉजिटिव सोल के लिए एक्टिव आयन कौन होगा? एनाइन, और नेगेटिव सोल के लिए एक्टिव आयन कौन होगा? केटाइन. राइट? अब देखिए ये सिर्फ एक मेथड नहीं है. ओके, जो बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो. ओके, राइट. This is not the only one method.
कि आपको ये लगे दिस इज द ओनली मेथड दैट कैन बी यूज्ड फॉर द कोएगुलेशन। नो, कुछ और तरीके भी हैं जिससे आप कोलाइडल सोल के चार्ज को हटा सकते हैं। देयर आर मेथड्स, लेट डिस्कस them. Other methods, other processes of coagulation, और किस तरीके से आप कर सकते हैं। फर्स्ट, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। क्या होगा ये? क्यों ना हम दो ऑपोजिटली चार्ज्ड कोलाइडल सोल्स को मिक्स कर दें। बेस्ट वे, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, राइट? तो म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन इट कैन बी डन बाय मिक्सिंग टू oppositely charged colloidal soles। आप दो oppositely charged colloidal soles को मिक्स कर दें। by mixing two oppositely charged colloidal soles, they get neutralized। दोनों ही न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। they get neutralized and precipitated, right? Precipitated, okay। एक और तरीका है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें भी तो हम यही करते थे। हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज की, नेगेटिव सोल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगी और नेगेटिव सोल पॉजिटिव पे और पॉजिटिव सोल नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाती है। दिस इज ऑल्सो फ्लोक्यूलेशन और कोगुलेशन। तो बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट? तो जो पॉजिटिव सोल है, राइट, डिपॉजिट्स एज प्रेसिपिटेट ऑन नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड नेगेटिव सोल deposits on positive electrode. Again there is electrophoresis. Okay. One more, by persistent dialysis। हम लोग कोलाइडल सोल को बनाने के लिए क्या करते थे? इलेक्ट्रोलाइट यूज किया, सोल बन गई, फिर हम उसको प्योरीफाई करते हैं, वाटर ऐड किए जा रहे हैं और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से इलेक्ट्रोलाइट के एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स निकलते जा रहे हैं बाहर, क्योंकि वो एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। हमने डायलिसिस बहुत लंबे टाइम तक की, इतनी ज्यादा डायलिसिस की कि सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स बाहर चले गए। अब क्या होगा? रिपीटेड डायलिसिस, बार बार हम उसको डायलाइज करे जा रहे हैं, वाटर फेंके जा रहे हैं, अल्टीमेटली सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट चले जाएंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स दे विल बिकम free of charge and get precipitate, right? By persistent dialysis, almost all the electrolyte ions, all the electrolyte ions are removed and colloidal particles become फ्री ऑफ चार्ज। अब उनके ऊपर चार्ज नहीं रहा, फ्री ऑफ चार्ज, एंड गेट क्लोजर एंड प्रेसिपिटेटेड। सो सिंपल। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये हो गई 3 मेथड्स। बाय हीटिंग, आप कोलाइडल सोल को गर्म करे जा रहे हो, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे व्हाट विल हैपन, उनके ऊपर, क्योंकि अगर वो नेगेटिव सोल है तो पॉजिटिव जो आयन्स हैं दे आर सेलेक्टिवली एड्सॉर्ब्ड हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाने पर दे विल गेट डिटैच, वो एड्सॉर्प्शन से डिसॉर्ब हो जाएंगे। तो क्या होगा? चार्ज चला गया, प्रेसिपिटेट आपस में जुड़ेंगे, पार्टिकल्स जुड़ेंगे एंड दे विल गेट प्रेसिपिटेटेड। चाहे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फिर भी हीट करने से क्या होगा? दे विल ऑल्सो डिटैच, मॉलिक्यूल हो जाएगा न्यूट्रल एंड विल सेटल डाउन। क्लियर? ये तो हीटिंग से हुआ। अब देखो, अगर आप कूलिंग कर देते हो, कूलिंग से भी
कोगुलेशन हो जाती है। द बेस्ट एग्जाम्पल, आप मिल्क क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन, मिल्क को आप हीट करें, मलाई आ गई, होगी कोगुलेशन। मिल्क को आप ठंडा करें, तब भी उसके अंदर के फैट पार्टिकल्स ऊपर ऊपर तैरना शुरू हो जाते हैं। ओके, आप बटर को गर्म कीजिए, झाग झाग बनती है ना, इट गेट्स कोगुलेटेड और घी बन जाता है, फैट अलग हो जाती है और थोड़े थोड़े वो ऐसे स्पॉन्जी स्पॉन्जी सा मटेरियल कंटेनर के नीचे बैठ जाता है। दो चीजें आती ना आपके पास, एक लिक्विड और एक नीचे सेमी सॉलिड सा मटेरियल रह जाता है, राइट। तो कोगुलेशन ऑफ बटर। इसी तरीके से ये तो हीटिंग का था ना, कि दूध को गर्म किया तो मलाई आ गई, मलाई से मक्खन बना लिया, मक्खन से जब आप घी बनाने लगे, अगेन देयर इज कोगुलेशन ऑफ बटर टू गेट घी, और दोनों चीजें अलग हो जाती हैं। तो वो जो मक्खन का पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं ना, शुरू शुरू में बिल्कुल व्हाइट व्हाइट प्रेसिपिटेट की तरफ उसमें तैर रहे होते हैं शुरू में, है ना, बाद में और ज्यादा हीट करते हो तो वो कंटेनर के साथ लग जाते हैं। आप उसको ठंडा कर दीजिए, एक दिन दूध को बॉईल करके बाहर रखो, उसकी मलाई नोटिस करना कितनी आती है। दूसरे दिन उसी दूध को बॉईल करने के बाद ठंडा किया और रात को फ्रिज में रख दिया, तो मलाई की इतनी मोटी परत निकलती है, क्योंकि कूलिंग से क्या हुई, कोगुलेशन, सारी की सारी फैट एक जगह पे एक्यूमुलेट हो गई। तो दीज आर वेरियस मेथड्स अदर देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वी कैन हैव these methods of coagulation of colloidal solutions, right? So तो हम बात कर रहे हैं यहाँ कोगुलेशन की। अब हीटिंग से भी होता है, कूलिंग से भी होता है। ये हम दूध को बॉईल कर रहे हैं और देखो साइड साइड में जो उसका फैट का कंटेंट है वो अलग होता जा रहा है। और अगर कहीं हम इसका पनीर बना दें तो आपको पता है पनीर क्या है, प्रोटीन पार्ट, प्रोटीनिक पार्ट उसका अलग हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोगुलेशन। आफ्टर कूलिंग मिल्क में से जो फैट कंटेंट है मलाई की फॉर्म में अलग हो गया है और बीच बीच में जो फैट के कंटेंट्स जो हैं वो दूध में तैर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो कोएगुलेशन, राइट। तो ये हमारे पास है बटर, जितना इसमें एक्स्ट्रा वाटर है लेट अस रिमूव इट सो दैट हमें थोड़ा कम टाइम लगे। तो इसको प्रेस करके जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है हमने निकाल दिया। हमने मलाई से यह मक्खन बनाया है, ठीक है। तो इट्स अ कोलाइडल सोल्यूशन, इट्स अ टाइप ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। और ये मिल्क का प्रोडक्ट है, मीन्स इसके अंदर फैट है, प्रोटीन्स हैं, जो इसके अंदर मिल्क शुगर्स हैं, सब कुछ है। तो अब मुझे कोगुलेट करके उन दोनों चीज़ों को अलग अलग करना है। केजिन प्रोटीन, उसकी वजह से मिल्क की इमल्शन जो है वो स्टेबल रहती है। हम इसको हीट कर रहे हैं, मेल्टिंग स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे बटर में से जो फैटी कंटेंट है जिसे हम घी कहते हैं, देसी घी बन जाएगा, दैट इज सेपरेटेड। और जो इसका प्रोटीनिक पार्ट है, ये देखिए घी बन चुका है और ये देखो मैं चम्मच में उठा के आपको दिखा रही हूँ, ये सारे का सारा प्रोटीनिक पार्ट है और वो अलग हो गया। तो इन दिस वे विद कोगुलेशन हमने मिल्क के दोनों कंटेंट्स को अलग कर लिया, राइट। तो दिस इज कोएगुलेशन। ये घी अलग और प्रोटीनिक पार्ट अलग दिख रहा है सारा, देखो। अरे बच्चों, मेन काम क्या है कि हमें मिल्क जो कि एक इमल्शन है, कोलाइडल सोल्यूशन है, उसमें से उसके कंपोनेंट्स को वापस कन्वर्ट करना है प्रेसिपिटेट और डिस्पर्शन मीडियम के अंदर। तो चाहे आप कूलिंग से करें, चाहे आप उसको हीटिंग से करें, तो आप एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आप घी बना लीजिए, मलाई बटर देन घी बना लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, प्रोटीन के कंटेंट को अलग कर लो। तो क्या करेंगे, हम पनीर बनाएंगे। तो उबलते हुए दूध में आप विनेगर डालिए या सिट्रिक एसिड, मीन्स आप चाहे नींबू का जूस डालो या थोड़ा सा एसिटिक एसिड, सिरका आप डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा, दूध फट जाएगा। दूध के अंदर जो प्रोटीन है केजिन, जिसकी वजह से ये स्टेबल इमल्शन रहती है, वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो आप इसको गर्म करते रहेंगे विनेगर डालने के बाद। और देखिए अभी ये थोड़ा थोड़ा पनीर जो है वो अलग होना शुरू हो गया है, सी। और ये देखो अब ये बिल्कुल पानी अलग हो जाएगा और पनीर जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो मेन हमारा जो काम है, जो फोकस है, वो सिर्फ इमल्शन के कंपोनेंट्स को अलग करने से। अब ये देखिए है तो प्रेसिपिटेशन ना, कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन इनटू, उनको तोड़ना है हमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के अंदर, राइट। तो पेप्टाइजेशन का बिल्कुल उल्टा।
तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोएगुलेशन, राइट। ये देखो अब पानी बिल्कुल अलग हो गया, और पनीर क्या है, प्योर कंटेंट ऑफ प्रोटीन। और जब हम घी बनाते हैं तो प्रोटीन अलग रह जाती है, और जो उसका घी वाला कंटेंट है वो अलग रह जाता है। Now next is, what do you mean by protection of colloids? ठीक है, अब हम प्रोटेक्शन की बात करें। प्रोटेक्शन का मतलब किसी चीज को सेव करना, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे पास लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं, लाइक जितनी भी हमारे पास गोल्ड सोल है, लेट इट बी गोल्ड सोल, प्लेटिनम सोल, अगर हम इनके अंदर स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, दे गेट प्रेसिपिटेटेड। आप पीछे करके आए, अभी कोगुलेशन ही तो हम पढ़ के आए। दे गेट प्रेसिपिटेटेड। मैक्सिमम लायोफोबिक सोल्स बहुत आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाती हैं एज कंपेयर टू लायोफिलिक, क्योंकि लायोफिलिक सोल्स आर जनरली स्टेबल, दे डोंट रिक्वायर एनी स्टेबिलाईजर टू बी एडेड फॉर देयर स्टेबिलिटी। तो लायोफोबिक कोलाइड्स को मुझे स्टेबल बनाना है, व्हाट शुड आई डू? हमने क्या किया, इस लायोफोबिक कोलाइड के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड ऐड कर दिया, राइट इसको ऐड कर दिया। अब जो रिजल्टेंट आया दैट इज स्टेबल प्रोटेक्टेड कोलाइडल सोल। अब ये बन गई स्टेबल एंड प्रोटेक्टेड कोलाइडल सोल। ये था हमारे पास लायोफोबिक कोलाइड, लेट इट बी फेरिक हाइड्रोक्साइड, राइट। अब इसके अंदर हमने ऐड कर दी मान लीजिए जेलेटिन, लेट इट बी जेलेटिन, ठीक है। हमने कोई भी प्रोटेक्टिव कोलाइड डालना है इसके अंदर। जेलेटिन आपको पता है लायोफिलिक कोलाइड होता है, गम, जेलेटिन, सोप, डिटर्जेंट एटसेट्रा। हमने स्मॉल अमाउंट जेलेटिन ऐड कर दी, और कितनी सी डाली, मिलीग्राम्स, बहुत कम मिलीग्राम्स में ये इसमें ऐड कर दिया। तो क्या हुआ, ये रहा हमारे पास लायोफोबिक, ये है लायोफोबिक, लेट मी सी इज इट विजिबल, यस आई हैव रिटन लायोफोबिक। ये है लायोफोबिक कोलाइड, और कौन था ये, FeOH थ्राइस। अब इसके ऊपर ये एक लेयर बन गई लायोफिलिक कोलाइड्स की, और मैंने ऐड किया था जेलेटिन, राइट। तो दिस इज लायोफिलिक, उसकी एक लेयर बन गई। अब ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या हो गया, लायोफिलिक कोलाइड। अब इसको प्रोटेक्शन मिल गई कि जब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट यहां पे आता ना, क्योंकि इसके बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहां KCl आया, Cl नेगेटिव इसके साथ जुड़ा, और इसके क्या बन गए, प्रेसिपिटेट्स। लेकिन जब हमने जेलेटिन ऐड कर दी, अब इसके बाहर कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा है। अब ये लायोफिलिक कोलाइड बन गया, इसके अंदर आप KCl ऐड करेंगे, प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ इन मिलीग्राम्स, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनी प्रोटेक्टिंग कोलाइड, right, added to lyophobic collide just to prevent its coagulation when electrolyte is added। बाहर से इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर इसकी प्रेसिपिटेशन ना हो, तो हमने मिनिमम अमाउंट कितना यूज किया प्रोटेक्टिव कोलाइड का, दैट इज कॉल्ड, यस उसको हम क्या बोलेंगे, गोल्ड नंबर, ठीक है। प्रोटेक्शन करनी है ना, तो उसको हम गोल्ड नंबर से डिफाइन करते हैं। अभी हम उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। तो ये बन गया अब हमारे पास, ये जो हमने जेलेटिन डाला, दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड। जिस कोलाइड को हमने यूज किया इसकी प्रोटेक्शन के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड। और ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ colloids, and it is always done
due to the addition of small amount of lyophilic salt to the previously prepared lyophobic colloidal solution. अब इसको भी स्टैंडर्ड, किसकी प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा, किसकी प्रोटेक्टिंग पावर कम, उसके लिए हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड गोल्ड सोल का, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड नंबर. व्हाट इज गोल्ड नंबर? ओके, अब पहले एक चीज देखिए, ये मेरे पास गोल्ड की सोल, ये रही गोल्ड सोल, ठीक है. गोल्ड सोल के अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स पूरी सोल के अंदर डिस्पर्स्ड हैं, दे आर नॉट सेटल्ड. और इसका कलर क्या होता है? रेड. आपको याद है ना ब्रीडिगार्ट मेथड के अंदर हमने किया था. दिस इज गोल्ड सोल. अगर इस गोल्ड सोल के अंदर, इस गोल्ड सोल के अंदर हम सोडियम क्लोराइड डालें, नमक का घोल बना लिया, एक पानी में नमक घोल लिया थोड़ा, अगर हम NaCl एक्वा सोल्यूशन इसमें ऐड करें, देयर विल बी प्रेसिपिटेशन ऑफ गोल्ड. प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे. नॉर्मल प्रोसीजर. गोल्ड सोल रेड कलर की होती है, जब ये प्रेसिपिटेटेड होगी मींस इसकी कोगुलेशन हो गई, इट विल टर्न ब्लू. हमें पता चल जाएगा इसकी कोगुलेशन हो गई. अब दूसरा तरीका हमने क्या किया, गोल्ड सोल के अंदर हमने डाली प्रोटेक्टिव कोलाइड, हमने इसमें ऐड की प्रोटेक्टिव कोलाइड और फिर डाला NaCl, देयर विल बी नो प्रेसिपिटेशन. ठीक है, वहां प्रेसिपिटेशन नहीं होगी. लेकिन अब इसके लिए जैसे हमने कोगुलेशन वैल्यू और फ्लोक्यूलेशन वैल्यू को स्टैंडर्डाइज किया था ना, अब मुझे उस तरीके को लेके चलना. यहां मैं यूज किया जेलेटिन. मतलब जब सोडियम क्लोराइड डालने से पहले मैंने ऑलरेडी जेलेटिन ऐड कर दिया है, मैंने गोल्ड सोल को प्रोटेक्ट कर दिया फ्रॉम प्रेसिपिटेशन. अब उसकी प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, इट विल रिमेन स्टेबल. तो प्रोटेक्टिव कोलाइड कितना डालना है और कौन सा प्रोटेक्टिव कोलाइड बेस्ट है? क्वाइट ऑब्वियस, जितनी कम क्वांटिटी में, द स्मॉलेस्ट अमाउंट, मिनिमम अमाउंट इन मिलीग्राम्स, जितना कम क्वांटिटी आएगी जिसकी, उसकी जो भी प्रोटेक्टिंग पावर है वो सबसे ज्यादा होगी. तो अगर मुझे अब गोल्ड नंबर को वर्डिंग देनी है तो आई विल राइट इट इज द मिनिमम अमाउंट, and gold number it has been given by Zsigmondy, right? ZSIG, Zsigmondy. It states that it is the minimum amount of protective colloid. It is the minimum amount of protective colloid in milligrams required just to prevent the coagulation of coagulation of 10 ml gold sol, 10 ml gold sol, given gold sol when 1 ml of 10% NaCl solution is added to it. अब हमने स्टैंडर्ड कर दिया. कैसे?
ये मेरे पास जो भी इक्विपमेंट है, ये एक स्मॉल बीकर है और इसके अंदर हमने ले ली 10 ml गोल्ड सोल विच इज हैविंग रेड कलर। देख के पता चल जाएगा गोल्ड की सोल है और इसमें ये गोल्ड के पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड है, राइट। मुझे अब देखो दो सिचुएशंस हैं। मैंने इसमें डाला 1 ml, 1 ml डाला और उसकी कंसंट्रेशन क्या है 1 ml ऑफ 10% NaCl ऐड किया, राइट। तो देयर विल बी प्रेसिपिटेशन ऑफ गोल्ड सोल और कलर क्या हो जाएगा ब्लू। जनरल ऐसा ही होगा, बट हमने क्या करा, वी एडेड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ जेलेटिन और एनी अदर प्रोटेक्टिव कोलाइड। हमने कोई भी इसमें प्रोटेक्टिव कोलाइड डाला पहले, फिर हमने ऐड किया 1 ml ऑफ 10% NaCl। पहले डायरेक्ट डाला तो प्रेसिपिटेट्स आ गए, ये 10 ml ही लिया। अब मैंने 1 ml सेम चीज वही करी, बस ऐड क्या किया है यहाँ पे, ये स्टेप एक्स्ट्रा है, तो देयर विल बी नो प्रेसिपिटेशन। द सोल विल रिमेन, सोल रिमेन्स रेड इन कलर, सोल रेड ही रहेगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ गोल्ड नंबर। अब ये जो अमाउंट है इट शुड बी मिनिमम, स्मॉलेस्ट, मिनिमम इन मिलीग्राम्स। कितने मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलाइड हमने यूज किया दैट 10 ml गोल्ड सोल की प्रेसिपिटेशन ना हो जब हम 1 ml 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इसमें ऐड करते हैं। तो हमने मिनिमम अमाउंट कितना लिया, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड की जो क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। अगर आप इसकी वैल्यूज देखें, लेट अस सी द वैल्यूज। सो वी आर हैविंग जेलेटिन, तो इधर हमने ले लिया प्रोटेक्टिव कोलाइड, लेट इट बी जेलेटिन। जेलेटिन है, देन केजिन, राइट। आपको पता है मिल्क की इमल्शन जो है हमेशा स्टेबलाइज रहती है, वो है ना, मिल्क एक जैसा रहता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टेबलाइजर और इमल्सिफाइंग एजेंट केजिन। ओके, 1 मार्क क्वेश्चन। तो हमने ली जेलेटिन, देन वी हैव टेकन केजिन, देन हेमोग्लोबिन HB, देन एल्ब्यूमिन, और वो हमेशा क्या रहती है एग एल्ब्यूमिन। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज प्रोटेक्टिव कोलाइड। देन गम अरेबिक, जो प्लांट्स में से निकलता है, सिंपल नेचुरल गम, स्टार्च, and one more dextrin. Okay, dextrin. Now let us find their gold number. क्योंकि अब हमें इसकी वैल्यूज देखनी है ना, तो गोल्ड नंबर मतलब कितने मिलीग्राम यूज हुई ये वैल्यू। गोल्ड नंबर का मतलब क्या है, क्वांटिटी इन मिलीग्राम्स। दिस इज प्रोटेक्टिव कोलाइड। मैं पूरा लिख देती हूं, प्रोटेक्टिव कोलाइड। ओके, तो जेलेटिन का हमारे पास है 0.005 टू 0.01 मिलीग्राम्स, मैंने कॉमन लिख दिया। केजिन का गोल्ड नंबर इट इज 0.01 टू 0.02। हेमोग्लोबिन, इसकी वैल्यू है 0.03 से लेके 0.07। दिस इज 2। ओके, इसके बाद है एग एल्ब्यूमिन, इट विल बी हैविंग 0.1 टू 0.2। गम अरेबिक, it is 0.15 to 0.25. Then there is starch. तो starch लगती है 20 to 25 milligrams. और dextrin, it will be used 6 to 20. तो मैं ऐसा करती हूँ, डेक्स्ट्रिन को पहले लिखती हूँ क्योंकि हम थोड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं ना, तो पहले हम लिख लेते हैं डेक्स्ट्रिन। इट इज 6 to 20. Then starch,
इट इज 22-25 वॉट मिलीग्राम्स। तो इस टेबल को आप लोग देखिए, प्रोटेक्शन देनी है 10 ml गोल्ड सोल के अंदर मैं इनमें से कौन सा प्रोटेक्टिव कोलाइड डालूं दैट 1 ml NaCl सोल्यूशन जिसकी कंसेंट्रेशन है 10%, उसको ऐड करने पर इसके प्रेसिपिटेट्स ना आए, जो कि जनरली आते हैं। जब आप गोल्ड सोल में 1 ml 10% सोल्यूशन ऐड करेंगे, गोल्ड सोल ब्लू कलर की हो जाएगी, मींस उसका प्रेसिपिटेशन हो गई। अब इसमें मेरे को बताइए सबसे कम क्वांटिटी कौन सी है? क्वाइट ऑब्वियस, जेलेटिन। इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिंग पावर किसकी आई? जेलेटिन की। और सबसे कम प्रोटेक्टिंग पावर किसकी है? स्टार्च की। तो स्मॉलर इज द वैल्यू, जितनी भी मिली, जो गोल्ड नंबर जिसका कम होगा उसकी प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज्यादा आएगी। तो मींस स्मॉलर is the value of gold number, more will be its protective या protecting power। मतलब जो हमारे पास protecting power है that is inversely proportional to गोल्ड नंबर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन आती है, एग्जाम के अंदर, व्हाट इज गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर क्या है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, किसमें ऐड करते हैं? एडेड टू 10 ml गोल्ड सोल, 10 ml गोल्ड सोल just to prevent coagulation when 1 ml, कब? When 1 ml of 10% NaCl is added to it. Quite simple to remember. तो this was gold number। जितना गोल्ड नंबर कम, उसकी प्रोटेक्टिंग पावर उतनी ही ज्यादा, राइट? तो हमने आज के लेक्चर में इसी के बारे में डिस्कस करना था। तो इट वॉज ऑल अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशंस। अभी हमने लायोफोबिक का मोड ऑफ, उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, उसको प्यूरिफाई कैसे करते हैं, हमने हर किसी चीज के बारे में बात की, राइट? तो अब इनको रिवाइज करें। ओके, वॉच दिस एनिमेशन। व्हाट इज कोएगुलेशन ऑफ सोल्स? देखिए, सोल को तैयार करने के लिए हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। ओके, इलेक्ट्रोलाइट डालते ही उसके ऊपर चार्ज आ गया, राइट? अब लायोफोबिक कोलाइड्स के अंदर अगर इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस में डाल दिया जाए, अगर हम एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट डाल दें तो क्या होगा? वो इसके चार्ज को सेटिस्फाई कर देगा। अगर इसके ऊपर चार्ज नहीं होगा तो ये लिटरली आपस में नज़दीक आएंगी एंड दे विल गेट प्रेसिपिटेट, दे विल सेटल डाउन। वाई दे आर कोलाइडल सॉल्यूशंस? क्योंकि इनके ऊपर चार्ज था, इलेक्ट्रोलाइट डाला, ड्यू टू सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ये स्प्रेड हो गए थे। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट डालकर जब ये चार्ज खत्म हो जाएगा, दे विल सेटल डाउन। तो दिस इज कॉल्ड कोएगुलेशन ऑफ सोल्स। अब कोएगुलेशन आप बहुत से तरीकों से कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस उसका एक मेथड है, राइट? मिक्सिंग ऑफ टू सोल्स, तो ये देखिए कोएगुलेशन सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ। तो जो भी सोल होगी दैट विल मूव टू ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड और वहाँ जाके प्रेसिपिटेट हो जाएगी, इट विल सेटल डाउन, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है। दे विल शो मूवमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गेट कोएगुलेटेड। ओके, नाउ एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल और एक नेगेटिवली चार्ज्ड, दोनों को मिक्स कर दो। व्हाट विल हैपन? देयर विल बी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों का चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड दे विल गेट कोएगुलेटेड, दे विल सेटल डाउन एज प्रेसिपिटेट्स, राइट? तो दोनों बराबर रेशो के अंदर लेना है।
पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल, ये ले लिया हमने हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड, और इधर ले ली नेगेटिवली चार्ज्ड आर्सेनियस सल्फाइड, दोनों को मिक्स कर दिया, तो इट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल कोगुलेशन। ठीक है, अब कोगुलेशन का एक और मेथड है दैट इज़ वेरी सिंपल टू यूज़, इट इज़ बॉइलिंग। आप इसको बॉयल कीजिए, गर्म करने पर जो मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर सेलेक्टिवली एड्जॉर्ब हैं वो हट जाएंगे, देन व्हाट विल हैपन, दे विल बिकम ऑफ कोलाइडल साइज। दूध को बॉयल करते हैं तो मलाई आ जाती है, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोगुलेशन, गर्म करके। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे। अब ये आर्सेनियस सल्फाइड ले लिया, हीट किया, चार्ज हट गया उसका, एंड इट गेट्स कोगुलेटेड, तो बॉइलिंग से भी कर सकते हैं। देन मोर एग्जाम्पल, बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, हमने बहुत देर तक इसकी डायलिसिस की, परसिस्टेंट मीन लगातार इसको डायलाइज करते गए करते गए करते गए। ठीक है, तो इसमें देखो पहले ट्रेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक, कोलाइडल सोल्यूशन विद इलेक्ट्रोलाइट, और इधर कोगुलेशन हो गई ड्यू टू परसिस्टेंट डायलिसिस। तो इतनी ज़्यादा डायलिसिस कर दी कि सारे का सारा इलेक्ट्रोलाइट निकल गया, राइट, सारे का सारा इलेक्ट्रोलाइट निकल गया तो नेचुरली चार्ज खत्म हो जाएगा उसका, एंड इट विल सेटल डाउन। नाउ एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, सेम चीज़, ये कोलाइडल सोल्यूशन, और हमने बाहर से इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो इस चार्ज के ऑपोजिट चार्ज वाला आयन होगा वो इसके चार्ज को ख़त्म कर देगा, एंड इट विल सेटल एज प्रेसिपिटेट। तो आपने देखा कोगुलेशन हम कितनी तरह से करते हैं, आइदर बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, या उनको मिक्स कर दीजिए, बॉयल कर दीजिए, और जो बाहर से आयन आके इसका प्रेसिपिटेट बनाता है दैट इज कॉल्ड कोआगुलेटिंग आयन, दैट इज कॉल्ड कोआगुलेटिंग आयन। और कोआगुलेटिंग आयन के ऊपर चार्ज जो है वो कोलाइडल सोल से डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो कोगुलेशन बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं अंडर अ रूल दैट इज हार्डी-शक्ल्स रूल। ये कहता है वैलेंसी ऑफ द फ्लक्चुएटिंग आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन। जितनी ज़्यादा उसके ऊपर वैलेंसी होगी, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की बेरियम 2 पॉजिटिव से ज़्यादा होगी, बेरियम 2 पॉजिटिव की सोडियम पॉजिटिव से ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ही उसकी कोगुलेशन पावर। 3 पॉजिटिव का मतलब इट कैन हैंडल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल, बेरियम 2 पॉजिटिव मीन्स इट कैन हैंडल 2, सोडियम कैन हैंडल 1, तो कौन जल्दी प्रेसिपिटेट बनाएगा, क्वाइट नेचुरल, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। अकेला मॉलिक्यूल, अकेला आयन 3 मॉलिक्यूल्स को हैंडल करेगा तो प्रेसिपिटेशन जल्दी हो जाएगी। तो अगर हम एनाइंस लें तो देखो 4 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव एंड 1 नेगेटिव, तो FeCN6 4 negative means 4 negative charge, it can handle 4 molecules of positive soul, phosphate 3, sulfate 2 and chloride 1। तो इस तरीके से कोगुलेटिंग पावर जो है वो वैलेंसी के घटने से कम होती जाएगी। अब देखो, जब तक तो इलेक्ट्रोलाइट कम है तो स्टेबल, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं तो कोगुलेशन, तो कितना डालना चाहिए, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीग्राम्स पर लीटर required to cause a soul to precipitate in 2 hours is called coagulating value or flocculation value। कि कम से कम हम कितना इलेक्ट्रोलाइट लें मिलीग्राम्स में कि जो प्रेसिपिटेट बना दे, तो दैट विल बी कॉल्ड कोगुलेटिंग वैल्यू और फ्लक्चुएशन वैल्यू। तो अब आप देखो ज़रा, केटाइन अलग अलग और उसमें कोगुलेटिंग वैल्यू देखिए, AlCl3 उसमें से निकला एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, तो उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू, उसकी क्वांटिटी
कितनी हमें ज़रूरत पड़ी 0.093 मिलीग्राम्स, और सबसे ज़्यादा एच आयंस की ज़रूरत पड़ी। तो दूसरे में देखिए 0.096 और उधर 132 मिलीग्राम्स, 0.238 मिलीग्राम्स। तो जितना कम क्वांटिटी उतनी ही उसकी ज़्यादा coagulating वैल्यू। तो लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल दैन लायोफोबिक, एंड लायोफिलिक सोल्स डू नॉट गेट कोगुलेटेड इजीली। फिलिक वाले इतनी जल्दी कोगुलेट नहीं होते हैं, फोबिक वाले हो जाते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ सेम चार्ज ऑन ऑल कोलाइडल पार्टिकल्स मेक द लायोफिलिक सोल्स स्टेबल, and the extensive solvation of colloidal particles of a lyophilic soul, it also leads to stability। क्योंकि लायोफिलिक है, दे आर हैविंग लार्ज एफिनिटी। कोई भी लायोफिलिक सोल जो होती है उसको आप या तो हाई क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे और वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, या आप कोई सूटेबल सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, राइट। लेकिन लायोफिलिक के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा, और उसके उलट लायोफोबिक थोड़ी सी कंसंट्रेशन चाहिए इलेक्ट्रोलाइट की, एंड इट गेट्स कोगुलेटेड। और फॉर एग्जांपल हमने कोई पानी में सोल तैयार की है, तो उसमें अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी अल्कोहल की या एसीटोन की डालेंगे तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं दे विल गेट डिहाइड्रेटेड एंड सेटल डाउन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स? प्रोटेक्ट करना किस चीज़ से? फ्रॉम कोagulation और प्रेसिपिटेशन। तो लायोफोबिक सोल्स सच एज मेटल सोल्स आर वेरी ससेप्टिबल टू कोagulation और प्रेसिपिटेशन, जल्दी से प्रेसिपिटेट हो जाती हैं, कोagulate हो जाती हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम कोagulation इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। तो इस प्रोसेस के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन व्हाट वी डू, हम लायोफोबिक सोल के अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी लायोफिलिक सोल की ऐड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है? कोagulation नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उसके बाहर एक प्रोटेक्टिंग लेयर बन जाती है। फोबिक होगा तो इलेक्ट्रोलाइट से थोड़े से भी कंबाइन कर जाएगा, तो लायोफोबिक के बाहर लायोफिलिक के पार्टिकल्स उसको कवर कर लेते हैं, प्रोटेक्शन की लेयर बना लेते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रोलाइट आएगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? लायोफिलिक पार्टिकल्स के साथ, नॉट विद लायोफोबिक। तो प्रेजेंस ऑफ दीज प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स पार्टिकल्स prevents the particles of lyophobic colloids from aggregating at low concentration. Consider this is a gold soul protected with gelatin, right? और अब अगर हम इसमें सोडियम क्लोराइड डालते हैं, हमें जेलेटिन कम से कम यूज करनी है। सोडियम क्लोराइड डालेंगे तो अब इसकी प्रेसिपिटेशन नहीं होगी बिकॉज इट हैज बीन प्रोटेक्टेड। वेल, आई होप अब ये जितने भी प्रोसीजर्स आपने आज पढ़े आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट रिगार्डिंग इमल्शंस एंड जेल्स। तो स्टे ट्यून फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।